हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूपीएससी डिकोड। पिछले कुछ वीडियोस में हमने भारत के इतिहास के शुरुआत को समझा। हमने जाना कि कैसे इंसान ने स्टोन एज में स्टोन के टूल्स बनाए और फिर चैल्कोलिथिक एज में स्टोन के साथ साथ कॉपर का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमने देखा कि उस दौर के लोग छोटे छोटे गांव में रहते थे और खेती बाड़ी करते थे। लेकिन क्या आप एक बात जानते हैं कि इसी दौर के आसपास एक अमेजिंग सिविलाइजेशन पनप रही थी जिसने भारत को दुनिया के सबसे पुरानी और सबसे एडवांस सिविलाइजेशन में से एक बना दिया। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की पहली अर्बन सिविलाइजेशन की, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये वो सिविलाइजेशन थी जहां बड़े बड़े शहर थे जिनकी प्लानिंग इतनी बेहतरीन थी कि आज भी इंजीनियर्स उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। हम देखेंगे कि कैसे यहाँ के लोगों ने पक्की ईंटों के घर बनाए, एक शानदार ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन किया और एक ऐसी मिस्टीरियस स्क्रिप्ट को यूज किया जिसे आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इनक्रेडिबल सिविलाइजेशन की जर्नी और जानते हैं कि ये कहाँ थी, कैसी थी और आखिरकार इसका अंत कैसे हुआ। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि ब्रॉन्ज का इस्तेमाल यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ है। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है विच इज आईवीसी, इसको 3 फेजेज में डिवाइड किया जाता है। यानी कि हिस्टोरियंस ने इस पूरी कहानी को 3 फेज में डिवाइड किया है: प्री हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन एंड द लास्ट वन इज पोस्ट हड़प्पन। सबका अपना अपना टाइम पीरियड है। जैसे जो प्री हड़प्पन है, इसका टाइम पीरियड है 3300 टू 2600 बीसी। जो मैच्योर हड़प्पन है, इसका टाइम पीरियड है 2600 टू 1900 बीसी। एंड जो पोस्ट हड़प्पन है, उसका टाइम पीरियड है 1900 बीसी टू 1300 बीसी। क्लियर? तो ये जो प्री हड़प्पन फेज है, जिसका टाइम पीरियड है 3300 टू 2600 बीसी, ये सबसे पहला फेज आता है। ये वो टाइम था जब लोग धीरे धीरे एक जगह पे सेटल होना शुरू कर रहे थे। छोटे छोटे गांव और खेत बन रहे थे। लोग खेती करना और पशु पालना, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री, उसको वो सीख रहे थे। इस फेज में हमें शुरुआती पॉटरी और एक बेसिक काइंड ऑफ टाउन प्लानिंग के साइंस भी मिलते हैं। एक तरह से ये वो फाउंडेशन थी जिस पर आगे चलकर जो पूरी सिविलाइजेशन है वो खड़ी होती है। तो प्री हड़प्पन के बाद अगला फेज आपको मिलेगा पोस्ट हड़प्पन, सॉरी मैच्योर हड़प्पन। इसका टाइम पीरियड है 2600 बीसी टू 1900 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एडवांस्ड फेज, यानी मैच्योर हड़प्पन फेज। ये सिविलाइजेशन को गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। यानी जो मैच्योर हड़प्पन फेज है, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का गोल्डन फेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दौरान हमें मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े वेल प्लान्ड शहर देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोग एडवांस्ड सिटी प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम और स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर का इस्तेमाल करते थे। इस पीरियड में इनकी आर्ट और क्राफ्ट जो था वो भी पीक पर था, जिसका सबसे बड़ा प्रूफ मिलता है हमें इनके सील्स से और इनके पॉटरी से। तो इस पीरियड में ट्रेड और कॉमर्स भी था, ये भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। फिर इसके बाद आपको मिलेगा पोस्ट हड़प्पन फेज। इसका टाइम पीरियड आपको है 1900 टू 1300 बीसी। तो फाइनली पोस्ट हड़प्पन फेज आएगा। इस फेज में पता नहीं किस वजह से ये सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई। बड़े शहर जो थे वो छोटे गांव में तब्दील होने लगे। जो एडवांस सिटी प्लानिंग थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जो सील्स और यूनिक आर्टिफैक्ट्स थे वो भी मिलने बंद हो गए। हिस्टोरियंस इसके कई सारे रीजन देते हैं कि आखिरकार आईवीसी का डिक्लाइन क्यों हुआ। इससे रिलेटेड बहुत सारे रीजन प्रोवाइड किए गए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, फ्लड या फिर बदलती हुई रिवर कोर्स ने लाइफ को मुश्किल बना दिया होगा। मगर ये जो डिक्लाइन है, ये डिक्लाइन अभी भी एक मिस्ट्री है। तो इन 3 फेज में हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत से इतनी बड़ी सिविलाइजेशन बनी और फिर कैसे वो एक दिन डिसअपीयर हो गई। क्लियर? तो अब इस सिविलाइजेशन का हमने टाइम पीरियड और मेन फेज को समझ लिया है। तो अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार इसका एक्सटेंशन कहां कहां तक था, ज्योग्राफिकल स्प्रेड इसका क्या था, किस किस एरिया में ये फैला हुआ था। क्लियर?
तो जब कभी भी हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इसका नाम ही इसके लोकेशन को बताता है। इसका नाम क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस जब आप नाम सुनोगे तो आपको एक रिवर माइंड में आना चाहिए, दैट इज इंडस रिवर। इंडस रिवर को हिंदी में सिंधु नदी बोला जाता है, तो हिंदी में इसको बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। और इंग्लिश में ये है आपको आईवीसी, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी कि इसका लोकेशन कहां होगा? तो जो इंडस रिवर है उसके आसपास वाले एरिया में इसका लोकेशन होगा। क्लियर? तो इस सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज के मॉडर्न पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और यहां तक कि अफगानिस्तान के कुछ पार्ट्स में भी फैला हुआ था। इसका ज्योग्राफिकल स्प्रेड इतना बड़ा था कि ये एंशिएंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन से भी कई ज्यादा बड़ी थी। यानी आप जब इतिहास पढ़ोगे, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में आप जानोगे, या फिर नॉर्मली भी आपको ये चीज सुनने को मिल जाएगी कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, तो ये इनसे भी लगभग ज्यादा बड़ी। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट शहर भी थे, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, इस पे मूवी बनी हुई है, धौलावीरा हो गया, लोथल हो गया, राखीगढ़ी हो गया, चनुदड़ो हो गया, हो गया। तो ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये अलग अलग लोकेशन से हमें ये पता चलता है कि ये एक कोहेसिव यानी कि जुड़ी हुई सिविलाइजेशन थी जो कि एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कंट्रोल करती थी। तो इसका एक्सटेंशन सिर्फ एक छोटे से एरिया में नहीं था, बल्कि ये पूरे नॉर्थ वेस्टर्न सब कॉन्टिनेंट पर फैला हुआ था। इसका ज्योग्राफिकल स्प्रेड इस बात का प्रूफ है कि एक बहुत ही पावरफुल और ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशन थी। और इन सब का क्रेडिट जाता है एक स्ट्रॉन्ग रिवर सिस्टम को। अभी मैंने बताया कौन सा रिवर सिस्टम, तो दैट वाज इंडस रिवर सिस्टम, जिसके पास इनकी खेती और जो इनका जो ट्रेड था वो फ्लरिश होता है। अब एक और चीज मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि इसका नदर्न पॉइंट क्या था, नदर्न मोस्ट पॉइंट क्या था, फिर सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या था, ईस्टर्न पॉइंट क्या था और वेस्टर्न पॉइंट क्या था, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो सबसे नदर्न पॉइंट इसका आता है मांडा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। तो मांडा जो प्लेस है ये चेनाब रिवर है, वहां पे कौन सी रिवर है? तो चेनाब रिवर है। तो चेनाब रिवर के किनारे ये लोकेटेड है। कौन सा प्लेस? तो मांडा, जो कि नदर्न मोस्ट पॉइंट है, यानी कि सबसे उत्तरी पॉइंट है ये। कौन सा? तो मांडा। तो मांडा कहां पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। किस रिवर के किनारे है? तो चेनाब रिवर के किनारे। अगर साउथ की बात करें हम लोग, तो साउथ में ये गया था दैमाबाद तक। दैमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। रिवर है यहाँ पे गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है प्रवरा रिवर। तो प्रवरा रिवर के शोर पे, उसके तट पे दैमाबाद लोकेटेड है। तो नदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? तो जम्मू कश्मीर में मांडा। सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? तो महाराष्ट्र का दैमाबाद। जो मांडा है वो चेनाब रिवर पे लोकेटेड है और जो दैमाबाद है ये प्रवरा रिवर पे लोकेटेड है। यानी नदर्न पॉइंट क्या था और सदर्न पॉइंट क्या था ये हमने देख लिया। अब ईस्टर्न पॉइंट क्या है इसका, यानी पूर्व में ये कहां तक फैला हुआ था? तो एक जगह है आपको आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है यह मेरठ के समीप है, आपको उत्तर प्रदेश में मेरठ देखने को मिलेगा। तो आलमगीरपुर तक ये फैला हुआ था। क्लियर? यानी कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट में जगह है आलमगीरपुर, वहां पे ये फैला हुआ था। अब यहाँ पे एक रिवर आपने इसका नाम सुना होगा, हिंडन रिवर। तो ये आलमगीरपुर कहां पे लोकेटेड था? तो हिंडन रिवर के किनारे। फिर अगर पश्चिम में बात करें, वेस्ट में, तो वेस्ट में एक जगह आता है आपको सुतका गेंदौर। यह प्रेजेंट में पाकिस्तान का जो प्रोविंस है बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान में लोकेटेड है। क्लियर? जो कि ईरान बॉर्डर के पास है, यानी कि मकरान कोस्ट पे ये लोकेटेड है। तो अब देखो नॉर्थ में कौन सा था? नॉर्थ में था आपको मांडा। साउथ में कौन सा है? तो दैमाबाद। ईस्ट में कौन सा है? तो आलमगीरपुर। और वेस्ट में कौन सा है? तो सुतका गेंदौर। यानी कि इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन का हमें अब एक क्लियर आइडिया मिल गया है। अब हम बात करते हैं आखिरकार कि इसके शहर जो थे, क्योंकि आपने सुना होगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका टाउन प्लानिंग बहुत ज्यादा बेहतरीन था। तो आखिरकार ये टाउन प्लानिंग बेहतरीन कैसे था? तो अब हम लोग इस पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले बात ये मैं आपको बता दूं कि इनके जो शहर थे वो किसी अनप्लैन्ड विलेज की तरह नहीं थे। इन्हें एक प्रॉपर ग्रिड सिस्टम में डिजाइन किया गया था।
जो रोड्स थे वो प्रॉपर एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते थे, वो एक दूसरे को क्रॉस करते थे, 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को काटते थे, जिससे जो पूरा शहर था वो ब्लॉक में तब्दील हो गया था। क्लियर? जो मेन रोड्स थे वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होते थे, इस बात को ध्यान रखना। जो मेन रोड है वो कौन से डायरेक्शन में होगा? तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और जो क्रॉस स्ट्रीट्स होंगी वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होंगी। मेन रोड का डायरेक्शन क्या होगा? तो नॉर्थ साउथ। जो क्रॉस रोड्स होंगी उसका डायरेक्शन क्या होगा स्ट्रीट्स का? तो ईस्ट से वेस्ट। क्लियर? तो इससे क्या होता था कि शहर जो था वो एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में दिखाई देता था। आप इमेज में देख सकते हो इसको कि एकदम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ एक और इसका फायदा ये होता था कि जो विंड का फ्लो होता था, जो हवा बहती थी, वो हर गली में आसानी से होकर गुजरती थी, जिससे सिटी को क्लीन रखने में मदद मिलती थी। क्लियर? फिर एक और चीज मैं आपको इसके टाउन प्लानिंग के बारे में बता दूं कि जो शहर होते थे, जो बड़े बड़े शहर होते थे, जैसे मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड थे। एक अपर पोर्शन था और एक लोअर पोर्शन था। ये जो अपर पोर्शन था इसको हम लोग बोलते थे सिटाडेल। इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे सिटाडेल। ये एक प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता था, एक ऊंचा प्लेटफॉर्म होता था और उस पे सिटाडेल को बनाया जाता था। यहां पर शायद पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होती थी, जैसे कि आपको ग्रेट बाथ देखने को मिलेगा। ग्रेट बाथ का मतलब है एक बड़ा सा पब्लिक टैंक। आपको ग्रेनरीज मिलेंगे यहाँ पे। ग्रेनरीज का मतलब हो गया बड़े अनाज का गोडाउन। फिर यानी कि सिटाडेल हो गया पहला पोर्शन। दूसरा पार्ट इसका था लोअर टाउन। एक अपर टाउन हो गया सिटाडेल, एक हो गया लोअर टाउन। तो जो लोअर टाउन था ये काफी बड़ा होता था और यहाँ पे आम लोग रहते थे, यानी कॉमन पीपल वर लिविंग देयर। तो इन दोनों हिस्सों को एक मजबूत दीवार से भी घेरा जाता था। क्लियर? तो इसका टाउन प्लानिंग कैसा था ये आपको समझ में आया कि रोड्स जो थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करती थी। टाउन जो था वो दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक आपको सिटाडेल हो गया, फिर एक लोअर टाउन हो गया। क्लियर? सिटाडेल में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स मिल जाएंगी, ग्रेनरीज मिल जाएंगी, ग्रेट बाथ मिल जाएगा। और जो लोअर टाउन था यहाँ पे आपको मार्केट मिल जाएंगे, वर्कशॉप मिल जाएंगे, रेसिडेंशियल एरियाज मिल जाएंगे। और अधिकतर जो एरियाज थे, सिटीज जो थे, वो वॉल से उनको घेरा गया था। अब बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करते हैं कि जो बिल्डिंग्स बनती थी उसमें कैसे मटेरियल्स का यूज होता था, कंस्ट्रक्शन इनका कैसा था। तो इनका कंस्ट्रक्शन कमाल का होता था। ये लोग जो थे ये बेक्ड ब्रिक्स का यूज करते थे, जिसका जो स्टैंडर्ड रेशियो था 1:2:4, यानी हाइट, विड्थ और लेंथ 1:2:4। क्लियर? और इसमें एक यूनिफॉर्मिटी भी होती थी। जो ईंट का इस्तेमाल होता था, जो ब्रिक का इस्तेमाल होता था, वो पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सेम साइज का आपको मिलेगा। कहीं भी उसमें चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे साइज में। तो इस यूनिफॉर्मिटी की वजह से इनकी जो दीवारें थी और इनके जो स्ट्रक्चर थे वो बहुत ही ज्यादा मजबूत थे। क्लियर? और ये लोग घर बनाने के लिए जिप्सम मोटर का भी यूज करते थे। जो ड्रेनेज पैटर्न आपको मिलेगा, जो सिंक बनाया जाता था, उसमें भी जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता था। क्लियर? लेकिन तो अब बिल्डिंग मटेरियल भी हमने देख लिया कि पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ब्रिक्स यूज हुए थे उनका साइज सेम था। यहाँ पे बेक्ड ब्रिक्स यानी कि पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। जिप्सम का भी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया गया था। अब एक और काफी यूनिक इनका फीचर है, वो है ड्रेनेज एंड वाटर मैनेजमेंट। तो इनका जो सबसे बड़ा इनोवेशन था ना, वो था इनका एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। हर घर का जो गंदा पानी होता था एक प्राइवेट ड्रेन के तहत स्ट्रीट के जो कवर्ड ड्रेन्स होते थे उससे कनेक्टेड होता था। यानी प्राइवेट ड्रेन होगा इनके घर का, फिर जो स्ट्रीट्स होंगी वहां पे भी ड्रेन होगा। तो इन दोनों ड्रेन्स का कनेक्शन होगा। क्लियर? ये जो ड्रेन्स होते थे ये ब्रिक्स से ढके होते थे और इसमें बीच बीच में मैन होल्स भी होते थे, ताकि उनकी सफाई जो है उसको आसानी से किया जा सके। इससे पता चलता है कि जो हड़प्पन पब्लिक थी वो हेल्थ और सैनिटेशन क्लीनलीनेस को लेके वो कितनी ज्यादा कंसर्न थी और उसको कितना ज्यादा ये लोग इंपॉर्टेंस देते थे। हर घर में अपना बाथरूम होता था। क्लियर? और बाथरूम से पानी निकलने का भी रास्ता था।
जो उस दौर में आप समझ सकते हो कि ये 45 लगभग 4500 पुराना ये सिविलाइजेशन है अभी से। उस समय इतना ज्यादा इन्होंने वेल प्लान्ड इसको ऑर्गेनाइज किया था, कितने अच्छे से इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था इस सिटी को, आप इस चीज से समझ सकते हैं। क्लियर? जो अब देखो, अब इनके घर के डिजाइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका हाउस का स्ट्रक्चर कैसा था, डिजाइन कैसा था। तो घर के डिजाइन भी इनका जो था वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल था। ज्यादातर घरों में एक सेंट्रल कोर्टयार्ड होता था जिसके चारों ओर रूम्स होते थे। प्राइवेसी का भी ख्याल रखा गया था यहाँ पे, ठीक है। इसलिए सड़क की तरफ कोई भी विंडो नहीं होता था। यानी आप समझ सकते हो कि उस समय के लोगों ने कैसा डिजाइन किया है कि जो रोड्स होंगी, रोड की तरफ कोई भी खिड़की नहीं होगी उनके घर में। जो मेन डोर था वो डायरेक्टली स्ट्रीट में ओपन नहीं होता था, एक दो जगह को छोड़ के जो मेन डोर्स थे वो स्ट्रीट में ओपन नहीं होते थे। हर घर में नहाने के लिए अलग जगह और पानी के लिए कुआं भी यहाँ पे होता था। क्लियर? तो अब मैं आपको बता दूं, अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊं यहाँ पे, तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने ये डिस्कशन किया कि जो आईवीसी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके फेजेस के बारे में डिस्कस किया, जिसमें प्री हड़प्पन फेज, मैच्योर हड़प्पन फेज और फिर पोस्ट हड़प्पन फेज के बारे में हमने डिस्कशन किया। उसके बाद इसका एक्सटेंशन कहाँ कहाँ तक है, किस किस एरिया में ये फैला हुआ था, कौन कौन से कंट्रीज थे, इस पे हमने डिस्कशन किया। फिर इसका जो एक्सट्रीम पॉइंट्स था वो कौन कौन सा था, उस पे हमने चर्चा की। फिर इनका जो सिटी प्लानिंग था, जो लेआउट था, जो टाउन प्लानिंग था, जो अर्बन प्लानिंग था, वो कैसा था। जो टाउन था वो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था, सिटाडेल क्या है, लोअर टाउन क्या है, वो किस चीज के लिए जाना जाता है, इस पे हमने डिस्कशन किया। फिर जो बिल्डिंग्स बनती थी उसमें कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था, जो ड्रेनेज पैटर्न था, जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था वो कैसा था, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के घर होते थे उसका डिजाइन कैसा होता था। तो इन सब चीजों पे हमने कर लिया है डिस्कशन। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, तो हमने देखो तो टाउन प्लानिंग के बारे में जान लिया, लेकिन अब हम लोग कुछ खास शहर की बात करेंगे, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपको बहुत सारे साइट देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ शहर इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि उनकी खोज ने इस पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने में बहुत ही ज्यादा मदद की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में। तो ये जो मोहनजोदाड़ो वर्ड है, इसका सिंधी भाषा में मतलब होता है माउंड ऑफ द डेड। क्या मतलब होता है? माउंड ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों का टीला। क्लियर? जो मोहनजोदाड़ो है इसका लोकेशन क्या है, तो पाकिस्तान का जो प्रोविंस है, सिंध प्रोविंस, वहां पे मोहनजोदाड़ो लोकेटेड। यानी मोहनजोदाड़ो हमारे देश भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में है। क्लियर? और पाकिस्तान में किस नदी किनारे है, तो इंडस रिवर। अब देखो इंडस रिवर जो है इंडिया से निकलते हुए पाकिस्तान में जाती है। क्लियर? उसके बाद फिर तो इंडस रिवर के किनारे है मोहनजोदाड़ो। अब मोहनजोदाड़ो से हमें कौन कौन सी चीजें मिली है, ये सवाल भी एग्जाम में पूछता है। तो इस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा, एक मैं बता दूं कि ये जो सिविलाइजेशन थी इसका सबसे जो वेल प्रिजर्व्ड शहर था वो आपको मोहनजोदाड़ो मिलेगा। तो यहां पे हमें दो इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं, दो नहीं मतलब तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिली। वैसे डांसिंग गर्ल ये सबसे ज्यादा फेमस है, जो ग्रेट बाथ है वो सबसे ज्यादा फेमस। तो मेनली दो एकदम इंपॉर्टेंट चीजें यहां से मिली। ग्रेट बाथ, इसका क्या मतलब है, तो ये एक बड़ा पब्लिक टैंक था जो शायद किसी रिलीजियस या पब्लिक गैदरिंग के लिए यूज होता होगा। इसके वाटर प्रूफिंग इतने परफेक्ट थे कि आज भी एक इंजीनियरिंग मार्वल है। फिर यहां से ग्रेट ग्रेनरी भी मिली है, यानी अनाज का भंडारण करने वाला। फिर यहां से डांसिंग गर्ल का स्टैचू भी मिला है। तो इस शहर से एक ब्रॉन्ज स्टैचू मिली थी, कौन सी, किस चीज की बनी है वो, तो ब्रॉन्ज की। ये सवाल भी पूछता है एग्जाम में। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की ब्रॉन्ज से बनी थी, कॉपर से बनी थी, स्टोन से बनी थी, किस चीज की बनी थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम ही है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो सिंपल सा बात है कि ऑब्वियस सी बात है जो डांसिंग गर्ल की स्टैचू होगी वो ब्रॉन्ज की बनी होगी। तो इस स्टैचू से उनके आर्ट और क्राफ्टमैनशिप का भी बेहतरीन एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि वो किस लेवल का था। तो मोहनजोदाड़ो कहाँ है, तो मोहनजोदाड़ो है पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में। यहां से हमें क्या क्या मिला है, तो ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी एंड द डांसिंग गर्ल स्टैचू व्हिच वाज मेड ऑफ ब्रॉन्ज। और किस रिवर के किनारे है, तो इंडस रिवर के किनारे।
अगला हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा जो प्लेस है, हड़प्पा जो साइट है वो, तो एक मैं बता दूं कि इंटरेस्टिंगली इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा ही पहला वो साइट था जो डिस्कवर हुआ था। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। पाकिस्तान का जो प्रोविंस है पंजाब, पंजाब अपने इंडिया में मिलेगा, वहां पे पाकिस्तान में भी मिलेगा। तो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है वहां पे हड़प्पा लोकेटेड है। किस रिवर के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। इट वॉज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकेवेटेड। क्लियर? जो हड़प्पा जो है, यहाँ पे हमें बड़े बड़े ग्रेनरीज यानी अनाज के गोडाउन मिले हैं। क्लियर? जिससे हमें यह पता चलता है कि यहाँ खेती से पैदा होने वाले अनाजों को स्टोर किया जाता था। उसके बाद यहाँ से हमें ब्यूरियल ग्राउंड्स भी मिले हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं, अगर अपने इंडिया वाले रीजन में आते हैं तो गुजरात वाला जो पोर्शन है वहां पे आपको मिलेगा धोलावीरा, वहां पे आपको मिलेगा लोथल। तो जो धोलावीरा है, ये साइट जो है अपने यूनिक वाटर मैनेजमेंट और हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए फेमस है। ये जो सिटी था ये 3 पार्ट में डिवाइड था। इस बात को ध्यान रखना है कि धौलावीरा जो सिटी था वो 3 पार्ट में डिवाइड था। यहां से बड़े बड़े रिजर्वायर मिले हैं जो रेन वाटर को स्टोर करने के लिए बनाए गए थे। ये इस बात का प्रूफ है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थे के लोग थे वो पानी के वैल्यू को जानते थे और उसे कंजर्व करना भी जानते थे। क्लियर? और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके जो टाउन्स थे वो मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड होते थे। अपर टाउन जहां पे सिटाडेल था, फिर लोअर टाउन जहां पे आम जनता रहती थी। लेकिन जो धौलावीरा है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था। जो धौलावीरा का जो सिटी है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था। क्लियर? तो लोथल भी अब यहाँ पे गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। तो लोथल जो था ये एक पोर्ट सिटी था। ये काफी इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ पे आपको डॉकयार्ड देखने को मिलेगा, आर्टिफिशियल डॉक, यहाँ पे आपको डॉकयार्ड देखने को मिलेगा। क्लियर? आर्टिफिशियल वर्ड इग्नोर करो, यहाँ पे आपको डॉकयार्ड, बस इतना जानो कि यहाँ पे डॉकयार्ड मिलेगा। जिससे ये कंफर्म हुआ कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थे ये मैरीटाइम ट्रेड में भी एक्टिव थे। लोथल के थ्रू वो मेसोपोटामिया जैसे दूसरी सिविलाइजेशन के साथ बिजनेस करते थे। यहां से हमें पॉटरी, सील्स और कई तरह के ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं जो इस ट्रेड को दिखाते हैं। क्लियर? फिर एक और जगह आपको मिलेगी कालीबंगन। कालीबंगन कहां पे है? तो ये राजस्थान में है, घग्गर रिवर के किनारे। ठीक है? यहां से देखो हमें जुते हुए खेत के प्रूफ मिले, यानी कि ये साइट इसलिए खास है क्योंकि यहां से हमें हल्के से जुते हुए खेत मिले, यानी कि प्लॉव्ड फील्ड के एग्जाम्पल हमें मिले हैं और सबसे पुराना सबूत यहीं से मिला है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे खेती भी होती थी। इसके अलावा यहाँ पे फायर अल्टर्स भी मिले हैं। फायर अल्टर्स का मतलब होता है आग की वेदियां, जो इस बात का प्रूफ है कि यहाँ पे कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी होती थी। अब चलते हैं हड़प्पा में, यानी कि सॉरी नॉट हड़प्पा, यानी कि हरियाणा में, क्योंकि हड़प्पा को तो हमने डिस्कस कर लिया। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक और इंपॉर्टेंट आपको साइट मिलेगा, वो है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी में जो है कहां पे लोकेटेड है? तो ये है हरियाणा में। तो राखीगढ़ी के बारे में एक चीज आप अपने माइंड में रखना कि इट वाज द लार्जेस्ट इंडस वैली साइट इन इंडिया। क्लियर? यानी कि हरियाणा में जगह है राखीगढ़ी, जो इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट माना जाता है। यहां की खोज से पता चला कि एक बहुत ही वेल प्लान्ड शहर था जहां पे बर्न ब्रिक्स के घर और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम थे। फिर आपको राखीगढ़ी से ही डीएनए सैंपल्स मिले हैं जो इस सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को समझने में साइंटिस्ट की मदद भी करते हैं। फिर यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग साइट है, कहां पे? तो हरियाणा में। हरियाणा में एक और इंटरेस्टिंग साइट है बनावली। ठीक है? तो बनावली जो है ये एक, यहां ध्यान से सुनना कि ये बाकी साइट से थोड़ा सा अलग है। जहां हड़प्पन सिटीज में जो रोड्स थी वो स्ट्रेट रोड थी, लेकिन यहाँ की जो स्ट्रीट थी वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी। बनावली में बनावली जो था एक फोर्टिफाइड टाउन भी था, यानी कि मैंने बताया जो रोड टेढ़ी मेढ़ी थी, यानी कि जिगजैग स्ट्रीट्स हुआ करती थी। क्लियर? और यहाँ पे भी देखो टेराकोटा टॉय का जो है वहां पे ये मिला है, कहां पे? तो बनावली से।
यानी कि टेराकोटा टॉय प्लोव का मतलब हो गया कि ये एक मिट्टी का खिलौना है जो उस समय के टॉयज और टेक्नोलॉजी पर भी प्रकाश डालता है। फिर आपको मिलेगा चनू दड़ो। चनू दड़ो फिर से आपको पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में मिल जाएगा और ये एक इंडस्ट्रियल सिटी था जहां बड़े बड़े बीड मेकिंग वर्कशॉप और फैक्ट्रीज हमें मिले, यानी कि एक इंडस्ट्रियल सिटी था। क्लियर? और ये एक ऐसा सिटी था जहां पे सिटाडेल अवेलेबल नहीं था। इस बात को भी ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में आपसे एक्सेप्शन भी पूछेंगे। नॉर्मल चीजें भी पूछी जा सकती हैं लेकिन ये ज्यादा चांसेस हैं कि एक्सेप्शन यहाँ पे पूछेगा। तो यहाँ पे सिटाडेल नहीं था, यानी कोई ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बना हुआ हिस्सा यहाँ पे नहीं था। यहां से हमें ऐसी चीजें मिली हैं जो उस दौर की टेक्नोलॉजी और आर्ट को दिखाती हैं। जैसे यहाँ पे आपको कॉपर टूल्स और उसके इंकपॉट भी मिले हुए हैं। कहां से? तो चनू दड़ो से। ठीक है। फिर आपको एक और प्लेस है सुरकोटदा। सुरकोटदा जो है यह गुजरात के कच्छ वाले रीजन में है। इस साइट को दो चीजों के लिए जाना जाता है। पहले यहाँ की पहला बात यह कि यहाँ पे फोर्टिफाइड वॉल मिली है और वो जो वॉल है वो स्टोन फोर्टिफाइड वॉल है। इस बात को ध्यान रखना। सुरकोटदा जो कि गुजरात के कच्छ वाले रीजन में लोकेटेड है, यहाँ से स्टोन फोर्टिफाइड वॉल्स हमें मिले हैं। यानी कि सुरकोटदा कहाँ पे है? तो गुजरात के कच्छ वाले रीजन में है। उसके बाद फिर आप देखो तो यहाँ पे स्टोन फोर्टिफाइड वॉल्स मिले हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर? और ये जो फोर्टिफाइड वॉल्स हैं ये पत्थर से बनी थी और ये दो हिस्सों में डिवाइडेड थी। ठीक है। फिर दूसरा एक कंट्रोवर्शियल खोज है और इससे रिलेटेड सवाल यूपीएससी में पूछा हुआ है। यहां से आर्कियोलॉजिस्ट को हॉर्सेस के यानी घोड़े के बोन्स यानी कि घोड़े की हड्डियों के सबूत दैट इज हॉर्स बोन्स मिले हैं। ये एक कंट्रोवर्शियल डिस्कवरी है क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को तो घोड़े के बारे में पता ही नहीं था, तो फिर यहाँ पे हॉर्स के एविडेंस कहां से मिल जाएंगे? तो इससे रिलेटेड सवाल यूपीएससी में पूछा हुआ है प्रीलिम्स में। फिर सिंध वाले रीजन में पाकिस्तान की एक और जगह है आमरी। ठीक है। यहां पे हमें पता चलता है ट्रांजिशन के बारे में जो हमने डिस्कशन किया था 3300 बीसी टू 2600 बीसी, देन 2600 बीसी टू 1900 बीसी। तो ये यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रहा है तो इस ट्रांजिशन का पता हमें चलता है आमरी वाले जगह से जो कि पाकिस्तान के सिंध में लोकेटेड है। ठीक है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट साइट्स थे वो मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थे और हर साइट की अपनी एक अलग कहानी थी जो मिलकर इंडस वैली सिविलाइजेशन की कंप्लीट पिक्चर को हमें दिखाते हैं। ठीक है। तो साइट्स हमने इनके डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कशन करते हैं कि आखिरकार यहाँ के लोगों का सोशल लाइफ कैसा था, उनका ऑक्यूपेशन क्या था। क्लियर? यानी कि उनका सामाजिक ढांचा कैसा था, उनका ऑक्यूपेशन क्या था, यानी उनका पेशा क्या था, वो लोग करते क्या थे आखिरकार। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के हिसाब से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ये एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल सोसाइटी थी। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि ये काफी ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी थी। यहां पर हमें बड़े बड़े हथियार या फिर बड़े बड़े पैलेसेस देखने को नहीं मिलते हैं। अब नॉर्मली ग्रेट बात आपको मिल जाएगा, लार्ज ग्रेनरीज मिल जाएंगे, लेकिन पैलेसेस की बात हो रही है, वेपन्स की बात हो रही है। तो बड़े बड़े वेपन्स नहीं थे यहाँ पे, बड़े बड़े पैलेसेस यहाँ पे नहीं थे, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ ज्यादा वॉर्स या फिर सोशल इनइक्वालिटी अलग लेवल पे नहीं थी। इनइक्वालिटी हो सकती है लेकिन वो ज्यादा नहीं थी। शहर में जो लोग रहते थे तो आम लोगों का जो घर का लेआउट था वो बहुत ही ज्यादा यूनिफॉर्म था, जो सजेस्ट करता है कि यहाँ पर कास्ट सिस्टम जैसा कोई रिजिड सिस्टम अवेलेबल नहीं था। हालांकि जो सिटाडेल था यानी कि जो ऊपरी हिस्सा था वहां पे रहने वाले लोग शायद रूलिंग क्लास या फिर ट्रेडर्स होंगे, लेकिन ओवरऑल ऐसा लगता है कि एक ऐसी सोसाइटी थी जहां सब लोग मिलकर रहते थे। सफाई और हाइजीन पर इनका स्पेशल फोकस था, जिसका सबूत क्या है? तो इनका एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, जिसपे हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया। देखो मैं जो बात बोल रहा हूं कि शायद ऐसा होगा क्योंकि यहाँ पे जो लिपि मिली है यहाँ से ब्रिस्टोफोदर लिपि, पिक्टोग्राफिक जो स्क्रिप्ट मिला है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पे जो खनन होता है, जो एक्सकेवेशन होता है, उसके बेसिस पे हमने हिस्टोरियंस ने इतिहास को लिखा है। इसीलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी
के हिसाब से मैं आप लोगों को चीजें समझा रहा हूं, ठीक है। तो अब सोशल स्ट्रक्चर हमने देख लिया इनका, अब हम लोग देखते हैं ऑक्यूपेशन के बारे में। फिर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो सोसाइटी थी ये मातृ प्रधान सोसाइटी थी। कैसी सोसाइटी थी? तो मातृ प्रधान। मातृ प्रधान का क्या मतलब हुआ? तो मातृ प्रधान का मतलब हुआ मैट्रियार्कल सोसाइटी थी यहाँ पे। क्लियर? तो अब देखो, अब ऑक्यूपेशन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ऑक्यूपेशन में आपको एग्रीकल्चर मिल जाएगा, क्राफ्टमैनशिप मिल जाएगा, ट्रेड मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो अगर और मैं डिटेल में आपको बताऊं तो यहाँ के जो लोग थे आप देख सकते हो, एग्रीकल्चर है, क्राफ्टमैनशिप है, एक्सटेंसिव ट्रेड है, यानी कि किसी एक काम में ये बंधे हुए नहीं थे। इनका जो ऑक्यूपेशन था वो डाइवर्सिफाइड था। फार्मिंग जो था यानी कि जो खेती थी वो इनके इकोनॉमी का बेस थी, इनके इकोनॉमी का आधार थी। वो इंडस रिवर के पास होने की वजह से यहाँ पे जमीन बहुत ज्यादा फर्टाइल थी, क्योंकि आपको पता है रिवर के पास वाला जो एरिया होता है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है बिकॉज ऑफ एलुवियल सोइल्स। ये ज्योग्राफी का पोर्शन मैं बता रहा हूँ, जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसके कारण जो रिवर के आसपास का एरिया होता है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। तो ये जो लोग थे ये वीट, बार्ले, कॉटन, पीस और मस्टर्ड जैसे क्रॉप्स उगाते थे। इसके अलावा ये लोग एनिमल हस्बेंड्री भी करते थे, जैसे हमने बात किया था। और जैसे एनिमल में आपको गाय मिल जाएंगी, बफेलोज मिल जाएंगे, गोट्स मिल जाएंगे, तो इन सबको ये पालते थे। जो हड़प्पन लोग थे वो स्किल्ड क्राफ्टमैन, कि यहाँ से हमें पॉटरी, टेराकोटा फिगर्स, कॉपर आइटम्स जैसे बहुत सारे आइटम्स मिले हैं। इनके वर्कशॉप के भी हमें सबूत मिले हैं। इनके जो सील्स थे वो उससे इनके आर्ट के बारे में और इनके क्राफ्टमैनशिप के बारे में हमें पता चला। फिर मैंने बताया कि इनका ट्रेड भी होता था, जो लोथल वाला रीजन था वहां से ये लोग ट्रेड भी करते थे, मेसोपोटामिया वाले रीजन से। तो ट्रेड इनकी इकोनॉमी का भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था। ये लोग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के ट्रेड करते थे। इनके पास स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर थे जो इनके ट्रेड को एफिशिएंट बनाते थे। जो मैंने बताया अभी कि लोथल जैसी जो पोर्ट सिटी थी वो मेसोपोटामिया यानी कि आज का जो इराक वाला रीजन है वहां तक ये लोग ट्रेड करते थे। यहाँ से कॉटन, बीड्स और सील जैसे सामान को ये लोग एक्सपोर्ट करते थे। क्लियर? तो इस तरह से जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो सिर्फ एक एडवांस सिटी प्लानिंग नहीं थी, बल्कि एक वेल स्ट्रक्चर्ड और प्रॉस्परिंग सोसाइटी भी थी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इनके रिलीजन के बारे में। फिर रिलीजन के बाद हम लोग बात करेंगे इनके स्क्रिप्ट के बारे में, जिसको आज तक नहीं पढ़ा गया है। फिर हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे इनके डिक्लाइन के बारे में, फिर हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। तो रिलीजन देखो ज्यादा जानकारी तो है नहीं है इनके बारे में, तो फिर भी हल्का फुल्का अगर मैं आपको बताऊं तो इनका जो रिलीजन था, जो धर्म था, यहां पर हमें इजिप्ट और मेसोपोटामिया जैसी कोई बड़ी टेम्पल्स या रिलीजियस बिल्डिंग्स नहीं मिलते हैं। जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन आप देखोगे, पिरामिड वगैरह हो गया, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गया, तो वहां पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स, रिलीजियस बिल्डिंग्स वगैरह थे। तो वैसे कोई बिल्डिंग हमें अपने यहाँ देखने को नहीं मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। लेकिन आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से हमने कुछ अनुमान लगाए हैं, क्योंकि ये पूरा जो इतिहास है इसके बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बेसिस पे ही लिखा हुआ है। तभी जब मैं पहला वीडियो पढ़ा रहा था आपको जिसमें हमने डिस्कस किया था सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें हमने डिस्कशन किया था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। तो ये वही सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जिनके बेसिस पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के इतिहास को लिखा गया है। तो मैं एक और चीज बता दूं कि हमें यहाँ की बहुत सारी टेरिकोटास की फीमेल फिगरिंग्स मिली हैं, जिससे पता चलता है कि वो मदर गॉडेस की पूजा करते थे, जो फर्टिलिटी की सिंबल थी। क्लियर? फिर यहां से हमें पशुपति महादेव पशुपति सील भी प्राप्त हुआ है। तो ये एक फेमस सील थी जिसपे एक मेल डीटी को योगी पोस्चर में दिखाया गया है, जिसके आसपास आपको एनिमल्स भी मिल जाएंगे। इससे पशुपति महादेव कहा गया, यानी जो सील मिला है, जो डीटी मिली है, उसे उन्हें पशुपति महादेव कहा गया। और हिस्टोरियंस का यह मानना है कि ये आज के भगवान शिवा के एक रूप हो सकते हैं। ये लोग नेचर का वर्शिप करते थे, यानी कि इसके अलावा ये लोग जो है वो पेड़ पौधों, यानी कि स्पेशली ये लोग जो पीपल का पेड़ होता है ना, तो पीपल के पेड़ का ये लोग पूजा करते थे। फिर जानवर हो गए, जैसे बुल हो गए, यूनिकॉर्न लाइक एनिमल हो गए, ये लोग उनकी भी पूजा करते थे। तो रिलीजन के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। फिर अगर स्क्रिप्ट की बात हम लोग करते हैं, इनकी लिपि के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं,
तो इनका एक यूनिक स्क्रिप्ट था, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था इन लोगों का, वो अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है, जिस कारण से हम लोग इसको समझ नहीं पाते हैं बढ़िया से। यानी कि ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट था, यानी कि सिंबल्स पे, और ये लोग तस्वीर और सिंबल का इस्तेमाल करते थे। हमें हजारों सील्स पर ये स्क्रिप्ट मिले हैं, लेकिन इसे अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया है, यानी कि हम इसे नहीं पढ़ पाए हैं। इसलिए इनकी कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना, वो आज भी एक राज ही है, यानी कि एक मिस्ट्री ही है। फिर अब देखो, अगर हम लोग इनके डिक्लाइन के बारे में चर्चा करें तो डिक्लाइन में कौन सा फेज आपको देखने को मिलेगा? तो जो पोस्ट हड़प्पन फेज है वो फेज आपको डिक्लाइन से रिलेटेड मिलेगा। टाइम पीरियड 1900 BC टू 1300 BC। क्लियर? क्योंकि इसमें मैंने बताया कि जो बड़े बड़े टाउन्स थे वो छोटे छोटे गांवों में तब्दील हो गए। तो 1900 के अराउंड इनका जो सिविलाइजेशन था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, धीरे धीरे जो सिविलाइजेशन था उसका डिक्लाइन होने लगा। क्लियर? और इसके पीछे हिस्टोरियंस जो है वो कई सारे थ्योरीज देते हैं। जब आप ऑप्शनल अगर आपका हिस्ट्री है तो उसमें आपको इसको बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, कम से कम 10 से 12 हिस्टोरियंस होंगे, हर एक हिस्टोरियन का आइडिया आपको देखना है, फिर उनके बीच का जो डिबेट है उसको देखना है। लेकिन हम लोग इसको जीएस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, इसलिए नॉर्मल बस हमें सिंपल सी जानकारी इससे लेनी है, ताकि मेंस में अगर सवाल पूछता है इससे रिलेटेड कनेक्टेड सवाल पूछता है कुछ, ताकि हम लोग उस समय जवाब दे सके, क्योंकि 150 शब्द या फिर 250 शब्दों में आंसर लिखना होता है। तो सबसे पहला अगर हम लोग रीजन देखते हैं तो वो आता है इन्वायरमेंटल चेंज, यानी कि फ्लड्स, ड्राउट्स एंड चेंजेस इन रिवर कोर्सेस, स्पेशली द इंडस एंड घग्गर हाकड़ा रिवर। क्लियर? यानी कि ये जो चीज है ये सबसे पॉपुलर थ्योरी भी है कि यहाँ पे बाढ़ जो है, यानी कि फ्लड जो है वो कंटिन्यूअस आने लगा, या फिर यहाँ पे सुखाड़ पड़ने लगा, सूखा पड़ने लगा। इंडस रिवर का रास्ता बदलना ही इसका कारण हो सकता है। फिर यहाँ पे अब ऑब्वियस सी बात है, रिवर का कोर्स बदलेगा तो खेती मुश्किल हो जाएगी, बाढ़ आएगा तो खेती मुश्किल हो जाएगी, सुखाड़ आएगा तो खेती मुश्किल हो जाएगी। इस कारण से लोग जो थे वो भूख से मरने लगे। फिर एक और आप, यानी कि पहला थ्योरी क्या है तो एनवायरमेंटल चेंज, दूसरा क्या है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, दैट इज फॉरेन इन्वेजन। तो पहले कुछ हिस्टोरियंस का यह मानना था कि आर्यन इन्वेडर्स ने आकर इस सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया, लेकिन अब ये वाली जो थ्योरी है ना, इस बात को ध्यान रखना है कि इस वाली थ्योरी को अब एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है तो एनवायरमेंटल चेंज है वो थ्योरी। ठीक है? फिर एक और इसमें थ्योरी आती है इंटरनल वीकनेस। इंटरनल वीकनेस का मतलब यहां पे आप ये समझो कि डिक्लाइन इन ट्रेड एंड वीकनिंग ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। ठीक है? यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का मेसोपोटामिया के साथ जो ट्रेड था वो पहले बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। अगर उस ट्रेड में कमी आई होगी तो ऑब्वियस सी बात है उनकी इकोनॉमी कमजोर हो गई होगी। इसके अलावा जो शहर थे उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर भी कमजोर हो गया होगा। जो ऑर्गेनाइज टाउन प्लानिंग थी वो धीरे धीरे टूटने लगी थी। ठीक है? और जो गलियां थी वो साफ सुथरी नहीं रहती होंगी, और जो घर होंगे उनका रखरखाव अच्छे से नहीं होता होगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो कमजोर हो गई थी, और इस कारण से पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया और इतने बड़े सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया। इसका मतलब सिंपल आप ये समझो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का कोई एक वजह नहीं था। ज्यादातर हिस्टोरियंस का ये मानना है कि इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर एक लंबे समय तक इस सिविलाइजेशन को धीरे धीरे खत्म कर दिया। ये एक सडन इवेंट नहीं था, बल्कि एक ग्रेजुअल डिक्लाइन था। क्योंकि जब मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग क्या देख रहे थे कि डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर 1526 में एक बहुत बड़े साम्राज्य का गठन होता है बाबर के द्वारा, आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वेयर ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द लोदी डायनेस्टी व्हिच केम अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो उसके बाद 1526 से लेकर 1707 तक जो मुगल एम्पायर था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। क्लियर? फिर उसके बाद 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो रूलर्स आते हैं वो बहुत ही ज्यादा कमजोर रूलर्स होते हैं। साथ ही साथ आपको फॉरेन इन्वेजन भी मिल जाएगा, जैसे नादिर शाह का आक्रमण था, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण था, जो पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया था। तो धीरे धीरे बहुत सारे रीजन थे जिस कारण से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था। तो वैसे ही यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी जो डिक्लाइन हो रहा है 1900 से लेकर 1300 BC के बीच में, तो वो भी कोई एक सिंगल पार्टिकुलर रीजन नहीं है, उसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। तो अब आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। अब पीडीएफ में इसका टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, और फिर इससे रिलेटेड
जो क्वेश्चन होंगे मेंस और प्री पर्सपेक्टिव से, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।